हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा डिफाइन वेब पेज एंड इट्स टाइप। और साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पॉन्सिव वेब पेज के बारे में आप बताएं। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में आप इतना बता सकते हैं कि जो वेब पेज होता है वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो HTML में लिखा जाता है। साथ में इसका जो एक्सेस होता है वो या तो इंटरनेट के साथ होता है या किसी नेटवर्क के साथ होता है जो एक वेब ब्राउजर पर रन होता है। साथ में आप इसके बारे में बता सकते हैं कि टाइप अगर आप बताना चाहें तो उसमें आप बता सकते हैं कि एक होता है आपका डायनेमिक वेब पेज, सेकंड होता है आपका स्टैटिक वेब पेज। अच्छा, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज में जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करते टाइम आपको जो कंटेंट उसमें दिखता है वो प्रॉपर आपको हर बार एक नई सीक्वेंस में दिखेगा। ठीक है। और जो स्टैटिक पेज होता है वो बहुत सिंपल होता है और उसका जो कंटेंट होता है आपको एवरी टाइम सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आप बात करेंगे रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस की। तो रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस में क्या होता है, आप आज के टाइम में जो डिवाइसेस यूज करते हैं, कभी आप वो वेबसाइट आप लैपटॉप पर ओपन करते हैं, कभी वो वेबसाइट आप मोबाइल पर ओपन करते हैं, तो क्या होता है उसका जो एडजस्टमेंट होता है वेबसाइट का या वेब पेज का वो वैसा ही हो जाता है जितना बड़ा आपका डिवाइस होता है ना। लाइक आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप वेब ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करते हैं एंड आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो डिवाइस होगा उसके जैसा उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब रेजोल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। ऐसी कोई भी वेब पेज आप देखते हैं जिसका रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिवाइस बन जाता है उसे आप क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिव वेब पेज। ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है HTTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड। मतलब HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW भी जिसे आप बोलते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि जो उसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है TCP/80। इसमें आप HTTP के कुछ प्रोटोकॉल्स के फीचर्स भी लिख सकते हैं। पहला आप फीचर्स लिख सकते हैं कि कनेक्शन लेस होता है। सेकंड फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड में आप लिख सकते हैं स्टेट लेस होता है। फिर आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको टू मेजर प्रोटोकॉल्स जो ईमेल सर्वर पर एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें जो पहला आपका प्रोटोकॉल होता है वो होता है POP3, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एंड सेकंड जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके वेब एक्सेसिंग के टाइम, मतलब जब आप ईमेल एक्सेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे यूज होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है आपको किसी भी वेब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, आप डेवलप करने के लिए क्या आप यूज करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट स्ट्रेटजी आपकी होती है, पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप उसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना। गोल और ऑब्जेक्टिव, मतलब आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो आपका गोल क्या है ना। साथ में आप क्या करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। रिसर्च की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर उससे रिलेटेड पहले से कुछ बना हुआ है, लाइक कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से ऐसा बनाया हुआ है, आप उसी प्रोजेक्ट को दोबारा आप ऐसा ही कुछ टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इससे होगा क्या कि आप पुराने वाले से नई चीजें सीख सकते हैं, है ना। डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके कुछ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट होते हैं और कंटेंट प्लानिंग भी आप करते हैं, कैसे आप काम करेंगे, इस तरह की सारी जो आपके होते हैं वो डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। एक चीज और देखी होगी, जब आप मतलब थर्ड फेज में जाएंगे तो आप प्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखते हैं। मतलब थर्ड टाइम जब आप थर्ड फेज में जाएंगे तो वहां पर आपको कोडिंग देखने को मिलेगी। फेज 4 में आप क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले आपने रिव्यू करा, फिर उसका डिजाइन बनाया, उसके बाद आपने प्रोडक्शन के लिए आपने कोडिंग वगैरह कर दी, फिर आप क्या करेंगे, टेस्टिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, टेस्टिंग भी 2-3 तरह की आप टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग मैंने लिखा हुआ है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर विद ISP का मतलब क्या होता है, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे डोमेन नेम परचेज करते हैं, होस्टिंग आप परचेज करते हैं। साथ में आप क्या करेंगे, फिर लास्ट फेज में आप आके उसे लॉन्चिंग कर देते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, और कुछ डेवलपिंग मल्टी डिपार्टमेंट और लार्ज स्केल वेबसाइट्स के बारे में कुछ आपको बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन वेब डिजाइन। देखो, बात सेम ही पूछ रहा है,
ऊपर वो टेक्नोलॉजी से बात पूछ रहा है, नीचे वो डिजाइन के बारे में बात पूछ रहा है, बट पूछना वो सेम ही चाह रहा है। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपल से एक लाइन में लिखा, वेब टेक्नोलॉजी आर द टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब और एन इंटरनेट। अच्छा, होता क्या है, ये टेक्नोलॉजीज होती हैं जो क्या करती हैं, एक वेबसाइट को डेवलप कराने के लिए, और किसके लिए, या तो www के लिए या किसी इंटरनेट पे चलाने के लिए। दो तरह के आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ वेब डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। पहला आप देखेंगे यहाँ पर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज जो आपकी होती है, जैसे आपने HTML पढ़ा होगा, HTML क्या होता है, HTML आपको वेब पेज बनाने का एक लैंग्वेज होती है ना। साथ में सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। थर्ड पे मैंने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, है ना। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे, तो मैंने सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा हुआ है, PHP के बारे में, मतलब जो आपकी PHP होती है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे CGI लिखा है, पर्ल लिखा है, साथ में XML लिखा हुआ है, MySQL आपने डेटाबेस के लिए आप यूज करते हैं, फिर आपने अपाचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करें इंटरनेट कॉन्सेप्ट, और ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज इंटरनेट। देखिए डेफिनेशन में लिखा है, द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड से जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अ इंटरनेट। उससे आप करेंगे क्या, आप कुछ पीपल्स होते हैं जो उसमें इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को करते हैं, कहीं भी मतलब किसी भी प्लेस पे बैठ के आप अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं और आप आपस में बात भी कर सकते हैं। तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट बोल रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ जावा, जावा के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा आपको बेसिक फीचर्स ऑफ जावा, है ना। फर्स्ट आपको फीचर्स देखने को मिल रहा होगा सिंपल। अच्छा, सिंपल क्यों है, क्योंकि ये ना इजी टू लर्न है, जल्दी से समझ आ जाती है। सेकंड पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसमें जो भी काम होता है वो सारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही होता है। थर्ड थिंग, यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे JVM आपका काम कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो कोड होता है मेनली वो क्या होता है, वो आपका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड जो होता है वो वर्चुअल मशीन जो आपकी होती है, JVM जो होता है, वो उस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकता है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है रोबस्ट। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो सिक्योर होता है, इसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसीलिए सिक्योर भी रहता है। पोर्टेबल होता है, क्योंकि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रन कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का इसमें कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको डायनेमिक आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे, मतलब ये एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गार्बेज कलेक्टर। अच्छा, नॉर्मली गार्बेज कलेक्टर होता क्या है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो, बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसका बहुत लंबे टाइम से आप यूज नहीं कर रहे हो, तो कंप्यूटर से क्या मान लेता है कि ये आपका गार्बेज है ना। गार्बेज नॉर्मली कूड़े को बोला जाता है, कि आपका गार्बेज है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देता है ना। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जावा का। यहाँ पे आपको ना कुछ डेटा टाइप के बारे में है, यहाँ पे लिखा है डिस्कस डेटा टाइप इन जावा। अच्छा, जावा में जो डेटा टाइप होते हैं नॉर्मली वो दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो लाइक आपने पहले भी पढ़े होंगे, C++ में भी, अगर आप C++ पढ़ के आएंगे तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। ये कुछ होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ये सारे डेटा टाइप्स आपने पहले से पढ़े होंगे। तो ये सारे कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अच्छा, ये प्रिमिटिव इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिल्ड इन डेटा टाइप्स होते हैं, पहले से ही प्री डिफाइन रहते हैं सिस्टम के अंदर। अच्छा, कुछ आपके होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप जैसे आपने एरे देखा होगा, ऑब्जेक्ट देखा होगा, इंटरफेसेस देखा होगा, एनम देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं, जब आप इनका यूज करेंगे, जब आप इनका यूज करेंगे तभी आप इसको बनाते हैं, तो इसीलिए इनको रेफरेंस डेटा टाइप बोला जाता है। आगे आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्टली पेपर में पूछा ही जाता है बार बार, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे हम लोग। पहला देखें, पहले पॉइंट में आपको लिखा हुआ है इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं
और आपके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपकी फैमिली में आपकी दादी, नानी या फिर आपकी मम्मी एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलती होंगी कि इस बच्चे की, मतलब जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है फैमिली में, कि इस बच्चे का जो सर है, जो आंखें हैं, जो नाक है, वो मामा पे गया है, नानी पे गया है, मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। तो कहने का मतलब वो जो बच्चा है, वो जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, वो किससे कर रहा है? अपने पेरेंट्स से कर रहा है, पेरेंट्स के पेरेंट्स से कर रहा है, दादी से कर रहा है, नानी से कर रहा है ना। उन सबसे पेरेंट की प्रॉपर्टीज किस में आ रही है? बच्चे में आ रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है सब क्लास का, जिसे आप चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे सुपर क्लास का, जिसे आप पेरेंट क्लास बोलते हैं। अभी इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है, वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है, क्लास ए, और यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है बी, है ना। यहाँ पर ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है? बेस क्लास इसे आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसे पेरेंट्स क्लास बोल सकते हैं। ये वाली क्लास कौन सी है? ये चाइल्ड क्लास है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक ए के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो बी ने इनहेरिट कर ली है ना। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हुए हैं, एक से एक में ही प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। आगे आप देखेंगे, आगे लिखा हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? यहाँ पर जो आपकी बेस क्लासेस होती हैं वो एक या एक से ज्यादा या दो, तीन, मतलब काफी सारी हो सकती हैं। और जो ड्राइव क्लास होगी आपकी, जो चाइल्ड क्लास होगी, वो सिर्फ एक रहेगी, है ना। मतलब जो बेस क्लासेस होंगे वो बहुत सारी होंगी, और जो ड्राइव क्लास होगी सिर्फ एक होगी। आगे हम बात करते हैं हायरार्किकल इंटरफेस के बारे में। हायरार्किकल इंटरफेस क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो बेस क्लास होती है वो सिर्फ एक रहती है, और जो आपकी ड्राइव क्लास होंगी वो बहुत सारी होंगी। देखो, यहाँ पर आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है? नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बेस क्लास बनाई आपने ए, फिर उसकी चाइल्ड क्लास बनाई बी, और उसकी भी आपने चाइल्ड क्लास बनाई सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसे बेस क्लास मानेंगे, इसके लिए ये चाइल्ड क्लास है, फिर इसके लिए यहाँ पर ये वाली बेस क्लास है। कहने का मतलब सी के लिए बी बेस क्लास है और बी के लिए ए बेस क्लास है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी दादी हो गई, है ना, ये आपके फादर हो गए, और यहाँ पर आप हो गए। तो आपकी दादा दादी की प्रॉपर्टी किसके अंदर इनहेरिट हुई है? फादर के अंदर। फादर से आपके अंदर इनहेरिटेंस हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे आपने एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता क्या है कि आपकी जो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक से ज्यादा से आती हैं। लाइक आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर मैं इधर से इस डायग्राम को देखता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पर मल्टी लेवल हो रहा है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इधर आप देखेंगे तो इधर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इधर से आप देखेंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर दो इनहेरिटेंस मिलकर एक डायग्राम को बना रहे हैं, मतलब एक इनहेरिटेंस को बना रहे हैं। तो यही होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आगे हम बात करेंगे पैकेजेस की। पैकेजेस क्या होते हैं जावा के अंदर? अच्छा, नॉर्मली पैकेजेस होते क्या हैं? ये एक मैकेनिज्म है जो इनकैप्सुलेट कर देता है ग्रुप ऑफ क्लासेस या फिर इनहेरिटेंस या फिर सब पैकेजेस। मतलब आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, उनके अंदर डाल दी जाती है और उसको फिर कवर कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है पैकेज, जो बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप है या इंटरफेसेस का ग्रुप है या फिर आपके सब पैकेजेस का ग्रुप है, उनको एक, मतलब उनको कैप्सुलेट कर देता है नॉर्मली। और आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या करता है? ये एक वे है सेपरेट करने का, किस चीज को? डिजाइन और कोडिंग को। ठीक है, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट यूजर डिफाइंड पैकेज, सेकंड बिल्ड इन पैकेज। अब कंपैरिजन करते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट देखिए, उप्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स ऑल आर द फीचर्स ऑफ उप्स। ये उप्स बेस्ड है। अच्छा, उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इधर आप देखेंगे तो इधर लिखा है इट सपोर्ट्स द यूजर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेशन।
यहाँ पर आप जो सपोर्ट करेगा ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन को करेगा, यहाँ पे सारे उप्स के कॉन्सेप्ट फुलफिल करेगा। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो आपका OOP होगा वो क्या करेगा, वो इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करेगा और पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करेगा। सेकंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता है। फिर थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे इट सपोर्ट्स बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स। इधर आपको जो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेगा। इधर आप देखेंगे ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे C#, Java, VB.NET are the examples of object oriented language। और इधर आप देखेंगे JavaScript, VB are the examples of object based languages। अच्छा, यहाँ पर मैंने फीचर्स लिख दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिख दिया। उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं। पहला आपका फीचर्स आता है इनहेरिटेंस, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही इंसान की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, लाइक आप मान सकते हैं कि आपके फादर और आपके फादर एक ही टाइम में आपके फादर भी हैं, एक ब्रदर भी हैं अपने भाई के लिए, एंड आपकी मम्मी के लिए आपके हस्बैंड है ना। और किसी कंपनी में अगर वो काम करते हैं तो वहाँ के वो एम्प्लॉय हैं, और अगर वो एक टीचर है तो वो एक टाइम में टीचर भी है, मतलब उनके पास एक ही टाइम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। यही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती हैं। फिर आपका आता है डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैप्सूल। आपने नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते होंगे आप दवाई लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको कैप्सूल देखने को मिलता है ना, डॉक्टर दवाई में कैप्सूल लिख के दे देता है। तो कैप्सूल में होता क्या है, आपके बाहर से कवरिंग हो रखी होती है और इंटरनली उस कैप्सूल के अंदर बहुत कुछ होता है ना। तो वो आपसे मतलब कुछ चीजें छिपा ली जाती हैं और कुछ चीजें आपको दिखाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट है और रीयूजेबिलिटी। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मोस्टली टाइम सिखाया जाता है। आगे आप देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मोस्टली टाइम पेपर में आता है। 2017 to 18 भी आया है, 18 to 19 भी आया है, 19 to 20 में भी ये क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना बहुत कुछ घुमा के देता है। मैंने यहाँ 3 टाइप इसके लिखा हुआ है, जैसे व्हाट आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन क्या है, हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई, कैच, थ्रो, और फाइनली का कुछ एग्जांपल करके पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछ रहा है। थर्ड में सेम क्वेश्चन को, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। अच्छा, एक्सेप्शन होता क्या है। अच्छा, एक्सेप्शन ऐसा एक इवेंट होता है जो अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड होता है। कहने का क्या मतलब है, लाइक मैं आपको एग्जांपल से इसको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन को यूज करते हैं, तो एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप अगर पेमेंट को विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल करते हुए आपकी जो पेमेंट की स्लिप है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, इससे आपके पेमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका कंट्रोल ऑफ फ्लो किसी भी प्रोग्राम का वो बिगड़ सकता है, उसे आप क्या बोल रहे हो, एक्सेप्शन बोल रहे हो। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर में आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो या तो वहां पे एरर लिखा हुआ आता है या लिखा आता है कांट डिवाइड बाय 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको हैंडल करने का क्या ऑप्शन है आपके पास, आप या तो ट्राई कैच का यूज करें या ट्राई कैच फाइनली का यूज करें। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे देखो, यहाँ पे मैंने ट्राई के बारे में लिखा हुआ है इधर, फिर मैंने कैच के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके तो मैंने फाइनली के बारे में लिखा हुआ है, थ्रो के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है जिसके बारे में मोस्टली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एप्लेट विद इट्स लाइफ साइकिल। कंपेयर करना है आपको HTML के साथ। एप्लेट में लिखा हुआ है एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन एम्बेडेड इनटू अ वेब पेज। वेब पेज में एम्बेडेड कर सकते हैं आप इसे, ये एक जावा का प्रोग्राम होता है। और दूसरा, अगर इसको आपको रन करना है तो ये वेब ब्राउजर पर रन हो सकता है और जो वर्क होगा वो क्लाइंट साइड की साइड ही करेगा। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, अगर आप एप्लेट का यूज करते हैं तो मोस्टली डायनेमिक और एंटरटेनिंग आप पेज को बना सकते हैं। और आपको ये जो रन होगा ये या तो आप वेब ब्राउजर के अंदर रन करेंगे या एप्लेट व्यूअर के अंदर आप इसे रन करेंगे।
और एक इसके लिए ना एक सब क्लास होती है java.applet.applet। यहाँ पर एक एप्लेट का स्मॉल में लिखा हुआ है फर्स्ट ए, और दूसरे वाले का ए एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे java.applet.applet क्लास है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल लिखा हुआ। अच्छा, कोई भी लाइफ साइकिल आप देखेंगे, आप सर्वलेट की भी लाइफ साइकिल देखेंगे, एप्लेट की लाइफ साइकिल देखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है इनिट फंक्शन। अच्छा, ये क्या करता है, ये नॉर्मली किसी भी चीज को इनिशियलाइज करता है। फिर आपका सेकेंड ऑप्शन आता है स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है, ये एक सिस्टम कॉल होती है, ब्राउजर कॉल होती है, जो मतलब कॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टॉप, फिर आपका डिस्ट्रॉय और पेंट। ये डायग्राम आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एप्लेट के बारे में लिखा है, एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंसेस को पढ़ के जाएंगे, इन डिफरेंसेस को। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ एप्लेट लिखा हुआ है। कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा है, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सेफ एंड सिक्योर आपका होता है ये। सेकेंड आपका क्या होता है, इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स होता है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ ड्रॉबैक्स भी देख के जाएंगे। एक ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाएंगे, AWT क्या है। AWT की फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। पेपर में अगर आता है तो सिंपल लिखा आएगा AWT क्या होता है। और AWT प्रोवाइड क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है AWT इज अ लाइब्रेरी ऑफ क्लास विच प्रोवाइड्स GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स टू डेवलप GUI एप्लीकेशन और एप्लेट। अच्छा, ये इसका एक बहुत पॉपुलर सा डायग्राम है, इसको आप याद करके जाएंगे। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट में आप देख सकते हैं बटन बना हुआ है, लेबल बना हुआ है, चेक बॉक्स बना हुआ है, चॉइस बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, कंटेनर बना हुआ है, और साथ में यहाँ पर आपको कुछ कंटेनर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी नीचे की साइड, यहाँ पे आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देख के जाएंगे। आगे यहाँ पर AWT के कुछ कंट्रोल्स आपको दिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आप बटन यूज करते हैं, चेक बॉक्स यूज करते हैं, आप चॉइस यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं, लेबल यूज करते हैं, स्क्रॉल बार यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।